Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Monday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Parliament passes a Cinematograph Amendment Bill 2023 with the Lok Sabha approving it amid din. Bill to curb the menace of film piracy. Both houses of Parliament adjourned for the day. Rajya Sabha chairman expresses concern over continuing disruptions. Takes up short-duration discussion on Manipur. Newly elected Rajya Sabha member Sadanand Sheth Tanawade takes oath. Both houses welcome parliamentary delegation from Malawi, led by the Speaker of Malawi National Assembly, Catherine Kotani Hara. Let us begin with the proceedings in the Lok Sabha. The Lok Sabha on Monday passed the Cinematograph Amendment Bill 2023. Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur moved the bill further to amend the Cinematograph Act 1952 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration and be passed in the Lok Sabha. The bill formalizes changes in the film censorship regime in India while adding anti-piracy and graded age ratings. Amid din caused by opposition sloganeering, the bill was passed after discussion where members from different political parties took part. भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी भी है और केवल 110 साल पुरानी नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का अगर किसी देश को गौरव प्राप्त है तो हमारे भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम ये बिल लेकर आए। माननीय सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहाँ पर ये आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। हमारे देश में कलाकारों की बड़ी इज्जत है सभापति जी, बहुत प्यार मिलता है उनको, और मैं तो खुद भी कला के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कुछ सेवा हम वापस उनको दे रहे हैं। आज जब यहाँ मंत्री जी ये बिल लेकर के आए हैं तो इस देश के सिनेमा की कलाकारों की, प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पायरेसी है। लोग फिल्म बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक झटके में कोई आता है, उनका वीडियो बनाता है, पायरेसी करता है और उनकी सारी कमाई जीरो हो जाती है। 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है हमारे देश में ऐसे सिनेमा बनाने वालों को। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस बिल में है जिससे पायरेसी को रोक पाएंगे। इन्होंने जो UA 7, UA 13, UA 16+,
इसके लिए भी मैं समझता हूं सरकार का भूरी भूरी प्रशंसा होना चाहिए, तारीफ होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनका बहुत तारीफ करता हूं। फिल्म पायरेसी के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने से फिल्म उद्योग के तेजी से विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक पर कुछ चिंताएं भी है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म बिल के दायरे से बाहर अगर कोई अनसेंसर्ड फिल्म OTT पर प्रसारित हो तो क्या होगा। इस पर या तो नियम और विनियम बनाते समय ध्यान रखना जरूरी है या फिर इस समस्या का समाधान इस विधेयक के माध्यम से होना चाहिए। स्पॉटमैन जो हमारी सेवा वहाँ पर आर्टिस्टों की करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है, लाइटमैन्स हैं और जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इतने लोगों को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, पिछले बार जब हम पिछले सालों में देखते हैं 10 साल तक जो राइट्स उन्हें दी जाती थी, हर 10 साल में उन्हें जाके उसका रेन्यूवेशन कराना पड़ता था, वहाँ पर करप्शन होता था, अपने अपने हिसाब से सब चीज़ें काम होती थी। सर, पायरेटेड करके आज 22,000 करोड़ का नुकसान, इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान इसके पायरेट्स के माध्यम से हो रहा है। पूर्व में सेंसर बोर्ड जो देता था वो 10 साल के लिए देता था, अब ये फॉर एवर के लिए हो गया। एक बार सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो हमेशा के लिए रहेगा। मैं इसमें माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पायरेसी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 साल की सज़ा, वो 3 लाख का जुर्माना बहुत ही महत्वपूर्ण है पायरेसी को रोकने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहूँगा कि इसमें जो आयु वर्ग आपने दिए उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जो 3 आयु वर्ग दिए हैं आपने, 7 वर्ष, 13 वर्ष और 16 वर्ष, ये फिल्म उद्योग के लिए नई क्रांतिकारी। माननीय उनके जो केवल 10 साल में उसको लाइसेंस खत्म हो जाता था, अब फिल्म वालों का लाइसेंस 10 साल में खत्म नहीं होगा, सारी उम्र के लिए उनको लाइसेंस भारत सरकार ने दे दिया है। कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको आपके अधिकार दे दिए हैं। यही नहीं, जो एज क्राइटेरिया वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, और एज क्राइटेरिया के साथ साथ अगर मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ, ये जो चेंज ऑफ कैटेगरी है, अगर आपकी फिल्म ए कैटेगरी में, एच कैटेगरी में है और आप उसको टीवी पे दिखाना चाहते हो, तो जो क्लॉज CBFC आपको चेंज करने के लिए कहेगा, वो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर दोगे तो टेलीविजन पर भी आपको फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। At the House reassembled at 2 p.m., important business were taken up. Apart from laying of papers and committee report, statements of ministers were read. Emers Finance Pankaj Chaudhary read a statutory resolution on behalf of Finance Minister Nirmala Sitharaman. The House also considered and passed Rajya Sabha amendments with relation to the Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022 and the Constitution Scheduled Tribes Order 3rd Amendment Bill 2022. In the question hour on Monday, questions related to tourism, education, finance, environment, forests and climate change, skill development and entrepreneurship, and culture were slated to be asked. BJP member Dr. Nishikant Dubey asked a question related to educationally backward districts. Education Minister Dharmendra Pradhan replied. मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीज़न है सर, वो 2 रीज़न ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीज़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम श्री स्कूल की 6,207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। A question related to the assessment of India's economy by global institutions was asked by member Rakesh Singh. MOS Finance Pankaj Chaudhary replied. प्रश्न ये है महोदय कि अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर समय समय पर रेटिंग एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करती हैं। ये उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर हो, बेहतर दिखे, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बेहतर है तो ऐसा मानने के पीछे हमारे क्या मापदंड या क्या आधार है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है। अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मेक इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो 29 श्रम कानून थे उनको सरलीकरण करके 4 लेबर कोड बनाया गया। इस देश में तो ऐसे ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पुराने थे, और चर्चिल का सिगार के असिस्टेंट जैसे भी कानून थे। ऐसे हजारों कानून को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके। वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी लागू किया सफलतापूर्वक, और इनकम टैक्स में जो समस्याएं थी फेसलेस की सफलतापूर्वक लाया गया। वहीं पर पीएलआई स्कीम लाई गई, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया, पीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस संरचना सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है। इसी कारण हमारी सकल पूंजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और इसका गुणात्मक अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है। और इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। जहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पर छाई थी, उसमें भारत भी अछूता नहीं था, लेकिन उस समय भी अगर देखें तो 2022 में वास्तविक जीडीपी जो 7 की दर से बढ़ी, जो वर्ष के दौरान दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। विकास की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं। जहां तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात कहें, चाहे वो जापानी येन हो, चाहे कोरियन येन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत के रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। और इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में
ज़्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों की हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। भारत में इन्फ्लेशन की दरों में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स प्रतिभूतियों के प्रति निवेशों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक जो हमारे सभी संकेतक हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी आधार पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। A parliamentary delegation from Malawi was welcomed in both the houses of parliament today. As the proceedings began in the lower house at 11 a.m. on Monday, the speaker welcomed the parliamentary delegation. The delegation is led by Catherine Gotani Hara, the Speaker of the National Assembly of Malawi. Apart from the national capital, the delegation will also visit Agra. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानी हारा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहाँ की सरकार और वहाँ की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। Time for a very short break in the bulletin. News from the upper house on the other side. Welcome back. Let us now take a look at the proceedings of the upper house. The Rajya Sabha on Monday took up short duration discussion on Manipur. However, the opposition objected to it. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi reiterated that the government is ready for discussion on the Manipur issue and it should be taken up immediately. However, pandemonium continued in the House, leading to its adjournment for the day. अनुमति दे चुकी है। मेरा निवेदन इतना ही है, अगर मणिपुर में ये रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहते हैं तो चर्चा शुरू करने दो सर। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हमारा गृह मंत्री जो 3 से ज्यादा दिन तक उधर रुके हुए थे, हमारा MOA स्टेट फॉर होम, he was there for 23 days. It never happened during their period. Oh, we are ready for the discussion, sir. Right now, we government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. Earlier in the day, when the House met for the proceedings, opposition members demanded discussion on the Manipur issue under Rule 267 by suspending all the business of the House. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar noted that on July 20th, he had given a ruling that notices for short duration discussion received regarding Manipur is admitted and the leader of the House, Piyush Goyal, had agreed to a discussion on the issue. The importance of listed business of the House can never be overstated. Many of you have reflected on this time and again. In democracy, this is the highest platform enabling representatives of people to secure response from the government, thereby effecting accountability and transparency. Suspension of the business of the House that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. Rule 267, one second. Rule 267 came to be invoked last occasion 5 years ago in 2018. Now, honorable members, the issue which is being raised
by the honorable members, I would plead with utmost respect. The issue was raised by the honorable members in all seriousness on 20th of July. And on that day, honorable members would recollect, I had taken a call and given my ruling. The government on that day had agreed for a discussion, and today the leader of the House says he is ready to discuss and deliberate. Leader of the House, Piyush Goyal, said that the government is ready for a short duration discussion on Manipur under Rule 176. He alleged that the opposition is running away from debate. Chairman Jagdeep Dhankar endorsed the proposal. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days, the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar conducted the question hour amid din. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri answered the questions pertaining to his ministry. Is it a fact, due to the explosives of gas cylinder in Krishnagiri, 9 people died due to gas cylinder explosive? Is it a fact? I want to know from the minister. All our companies that supply LPG cylinders, IOCL, BPCL, HPCL, they have stated categorically that they have not supplied any cylinder to any facility in that area. So, having said that, the cause of the explosion could not have been the gas cylinder. In fact, the government of Tamil Nadu's minister has himself admitted that this facility was in the vicinity next door to a firecracker factory. कि गरीबों का जीवन आसान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक कितने कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं और उनमें रिफिल भी कुछ किए गए हैं, तो उनकी संख्या क्या है? I'm very happy to inform the House that since the scheme was started, the total number of connections under Ujjwala, which is a scheme designed to provide relief to our citizens who are in the economically weaker section or in the below poverty line, this has gone up to 9 crore 60 lakhs, sir. 9 crore 60 lakhs, and during the COVID pandemic, we supplied 3 free cylinders to all Ujjwala beneficiaries. If the committee arrives at a conclusion that the allegation was false or malicious, it may recommend that the action be taken against the woman who made the complaint. This could deter the woman from filing the complaint and seeking protection through the proposed legislation. Does the government have any plans to redress this thing? हमारी जो आंतरिक शिकायत समिति है उसके सामने जब प्रार्थना पत्र आता है तो ये समिति सारे तथ्यों को देखती है और उस महिला कर्मचारी से भी पूछती है कि आपने जो शिकायत की है वो किस तथ्यों के आधार पर की है। अगर तथ्यों के आधार पर समझ में आता है कि वाकई शिकायत सही है तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और यदि कोई शिकायत नहीं आती है तो उसको वहीं निष्पादन कर दिया जाता है। एमएसएमई विशेषतः प्राइवेट एमएसएमई में कार्यस्थल पे महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए तथा पीड़ित महिलाओं को कॉम्पेंसेशन देने के लिए और प्राइवेट एमएसएमई के ओनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए क्या उपाय योजना सरकार ने की है? यदि कोई हमारी कर्मचारी महिला कोई शिकायत करती है तो निश्चित ही ये समिति उसकी जांच करती है और जांच के आधार पर जो पाया जाता है उस के आधार पर उन्हें निर्णय किया जाता है। यदि कर्मचारी भी अगर बाहर का है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और यदि कर्मचारी हमारे विभाग का है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और यह समिति नियमानुसार कार्रवाई करती है। During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. BJP MP Darshana Singh asked the question,
Housing and Urban Affairs Minister that what is the monitoring mechanism in place to maintain transparency in the process of allotment of houses to eligible beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana. In a written reply, Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri said ministry under the vision of Housing for All supplements the efforts of states, union territories by providing central assistance under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban for construction of all-weather Pakka house with basic amenities for all eligible beneficiaries in urban areas since 25th of June 2015. He said the scheme is implemented through 4 verticals based on eligibility criteria as per scheme guidelines. Newly elected Rajya Sabha member Sadanand Sheth Tanawade took oath on Monday. मी सदानंद बाळू शेठ तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sunset Television. Good night.